गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है कंजंक्शन। जब हम कोई सेंटेंस को बनाते हैं तो कंजंक्शन का उसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है। दो सेंटेंस, जो दो वाक्य हम बोलते हैं ना, उसको आपस में जोड़ने का काम ही कंजंक्शन करता है। तो स्क्रीन पे आप जितने भी कंजंक्शन देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में सभी को बारी बारी करके सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी हेल्प मिलेगी। आई प्रॉमिस गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। अब कंजंक्शन होते क्या है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन इज अ गुड बॉय, मतलब रोहन एक अच्छा लड़का है। ये तो सिंपल वाक्य हम लोगों ने बोला। दूसरा, सोहन इज अ गुड बॉय, सोहन एक अच्छा लड़का है। अब दोनों तो हम लोगों ने एक ही सेंटेंस बोला ना, रोहन एक अच्छा लड़का है, सोहन एक अच्छा लड़का है। अगर यही दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को हम आपस में जोड़ेंगे तो कैसे बोलेंगे? रोहन एंड सोहन आर गुड बॉयज, रोहन और सोहन अच्छे लड़के हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग वाक्य को आपस में जोड़ दिया। किसके द्वारा? कंजंक्शन के द्वारा। ये जो एंड है ना, ये हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। तो कंजंक्शन का काम ही होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ देना। तो हम लोगों ने क्या बना दिया, रोहन एंड सोहन आर गुड बॉयज, रोहन और सोहन अच्छे लड़के हैं। दो अलग वाक्य को एक साथ बोलकर छोटा कर दिया उसको। आई वॉज अनवेल, मैं बीमार था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया। हम लोगों ने दो सेंटेंस बोला ना कि मैं बीमार था, मैं स्कूल कल नहीं गया। अब यही दो सेंटेंस को हम आपस में जोड़ेंगे तो कैसे बोलेंगे? सिंस आई वॉज अनवेल आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं बीमार था, स्कूल नहीं गया। इन दो सेंटेंस को एक साथ कैसे लाए? सिंस के द्वारा एक साथ उसको जोड़े, यानी कि कंजंक्शन के द्वारा दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ दिए। कंजंक्शन क्या है? सिंस। तो आप लोगों को इससे क्या समझ में आया, कंजंक्शन का क्या रोल है? दो वाक्य को आपस में जोड़ना। तो आप स्क्रीन पर जितने भी कंजंक्शन को देख रहे हैं ना, सारे कंजंक्शन का अलग अलग यूज होता है। कोई कंजंक्शन अगर हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या मतलब हो जाता है। अगर हम वही कंजंक्शन को बीच में लगा दिए तो उसका क्या मतलब हुआ। अगर कंजंक्शन को हम लोग लास्ट में लगा दिए तो उसका क्या मतलब हुआ। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है समझने वाला। तो आप वीडियो को बहुत ही धैर्य रखकर बस देखिए, मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। तो चलिए हम एक एक करके सबको सीखते हैं। तो सबसे पहले है एज हम लोग यूज करते हैं ना, उसका हिंदी मीनिंग होता है जैसा, के नाते, के तौर पर। जैसे मैंने कहा, तो इसे मैं कैसे बनाऊंगी? एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी टू टीच करेक्ट इंग्लिश टू माई स्टूडेंट। तो एज बोले ना, ये हमारा हो गया कंजंक्शन। तो जैसे अब मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने मरीजों की देखभाल करूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या बोला? नाते। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? के नाते के लिए हम यूज करेंगे एज का। तो बोलेंगे एज अ डॉक्टर इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई पेशेंट। एज अ डॉक्टर इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई पेशेंट। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने मरीजों की देखभाल करूं। तो जब भी आपके सेंटेंस में के नाते आएगा ना, तो उसमें आपको एज का यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। के तौर पर मैंने आपको बताया, एज का हिंदी मीनिंग के तौर पर भी होता है। तो जब आपको बोलना मैं यहाँ मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ, या मैं यहाँ नौकर के तौर पे काम करता हूँ, मैं यहाँ टीचर के तौर पे काम करता हूँ, तो तौर पे आप बोल रहे हैं ना, मतलब उसमें एज का यूज करना है आपको। आई एम वर्किंग हेयर एज अ मैनेजर। आई एम वर्किंग हेयर, मैं यहाँ काम करता हूँ एज अ मैनेजर, मैनेजर के तौर पर। क्लियर? तो यहाँ पर दो सेंटेंस कि मैं काम करता हूँ मैनेजर के तौर पर, दो सेंटेंस को आपस में कौन जोड़ रहा है? एज, हमारा कंजंक्शन। एज जो हमारा कंजंक्शन है। जैसा आप कहें, ये आप यूज करते होंगे ना, जैसा आप कहें। जैसा, एज का मतलब जैसा भी होता है। तो जैसा आप कहें एज यू से, आपने बहुत बार यूज किया होगा ना, जैसा आप कहें एज यू से। तो एज क्या है? हमारा कंजंक्शन है। जैसा आप कहें एज यू से। जैसी आपकी मर्जी, ये भी आप बहुत ही यूज करते हो, ना जाने अभी तक कितनी बार आप यूज कर ही चुके होंगे। तो कैसे बोलेंगे? एज यू विश। आप इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन एज का मतलब क्या हुआ? ये हमारा कंजंक्शन है, इसका मतलब हुआ जैसा। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। मैंने किया जैसा आपने कहा, जैसा आपने कहा मैंने वो किया।
दो सेंटेंस है, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई डिड एज यू सेड। आई डिड मैंने किया, एज यू सेड जैसा आपने कहा। तो एज का यूज हम किस में करेंगे? तो आपके सेंटेंस में जैसा के नाते या के तौर पर आए ना, तो उसमें आपको एज का यूज करना है एज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन के तौर पर। एज का यूज अब बहुत ही कॉमन है, बहुत बार हम करते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि एज एक कंजंक्शन है जिसका यूज दो वाक्य को आपस में जोड़ने के लिए होता है। तो एज को हम लोगों ने सीख लिया, अब नेक्स्ट कंजंक्शन को सीखते हैं। एज सून एज जैसा ही, ये हम लोगों ने बहुत सुना है। स्टूडेंट लाइफ से लेकर अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में कि कंजंक्शन क्या होता है, एज सून एज जैसा ही, या फिर आप कह रहे ज्यों ही, जैसा ही या ज्यों ही बात एक ही है। इसके लिए हम द मोमेंट का भी यूज करते हैं। एज सून एज की जगह आप द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मैं तुझे कॉल करूँ तो निकल जाना। आपका फ्रेंड बोल रहा कि हम कहीं बाहर जाएंगे, जैसे मैं कॉल करूंगी तुम बाहर निकल जाना। तो बोलेंगे एज सून एज जैसे ही या ज्यों ही मैं कॉल करूँ, आई कॉल यू, यू लीव तुम निकल जाना। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम निकल जाना। एज सून एज आई कॉल यू, यू लीव। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने एज सून एज तो लगा दिया, अब द मोमेंट लगाकर कैसे बनाएंगे? तो जहां आपने एज सून एज लगाया ना, वहां पे आपको द मोमेंट लगाना है। द मोमेंट, जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ, आई कॉल यू, यू लीव। द मोमेंट आई कॉल यू, यू लीव। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ तू निकल जाना। क्लियर? एज सून एज लगा के भी हम ये सेंटेंस को बना सकते हैं, द मोमेंट लगा के भी हम ये सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे ही वो आया मैं चला गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है ना, जैसे ही वो आया मैं चला गया। एज सून एज ही कैम आई लेफ्ट। एज सून एज जैसे ही कैम वह आया, मैं चला गया, आई लेफ्ट। अब द मोमेंट लगा के बोलेंगे द मोमेंट, जैसे ही या ज्यों ही कैम वह आया, आई लेफ्ट मैं चला गया। अब है जैसे ही वह आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। अब मैंने बोला जैसे ही वह आएगा, आएगा गागेगी आएगा, तो यहाँ पे तो हम लोग को विल लगाना था, हम लोगों ने विल क्यों नहीं लगाया? तो गाइस उसका भी एक रूल है, वो रूल ये है, we will have to use present indefinite tense with as soon as when we speak about the future. We should not use will. अगर आप फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं ना, तो एज सुन एज के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही फॉलो करना है। फ्यूचर में इसका यूज नहीं होगा, इसमें विल का यूज नहीं करना है। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या कहा, जैसे ही एज सुन एज वो आएगा, ही कम्स, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसीलिए कम का हम लोग कम्स कर दिए। मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, आई लीव फॉर द ऑफिस, आई लीव फॉर द ऑफिस। यहाँ पे हम लोग नहीं चेंज करेंगे, बट यहाँ पे हम लोगों ने आई विल यूज कर दिया। एज सुन एज ही कम्स आई लीव फॉर द ऑफिस। अब द मोमेंट लगा के बोलेंगे द मोमेंट ही कम्स आई लीव फॉर द ऑफिस। द मोमेंट ही कम्स आई लीव फॉर द ऑफिस। तो आपने इसमें क्या समझा? आपको रूल हमेशा याद रखना है, फ्यूचर की भी बात करें ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करना है, फ्यूचर में विल नहीं लगाना है। भले आप फ्यूचर की बात करें लेकिन आपको विल नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एज सुन एज को भी हम लोगों ने जान लिया, एज सुन एज की जगह हम द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं एज सुन एज को हटाकर। ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं और भी इस पर एग्जाम्पल दूंगी और जल्द ही मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस बहुत ही आसानी से कर पाइएगा। नेक्स्ट है हमारा एज वेल एज। एज वेल एज मीन्स साथ ही साथ। एज वेल एज मीन्स साथ ही साथ। जैसे वो साथ ही साथ उसकी 3 बहनें अमेरिका जा रही है, मतलब आप अमेरिका जा रहे और आपके साथ 3 बहन भी जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगी, वो और साथ ही साथ उसकी 3 बहनें अमेरिका जा रही है। कैसे बोलेंगे? वो के लिए तो ही, साथ ही साथ के लिए क्या लगाएंगे, एज वेल एज। ठीक है, साथ ही साथ के लिए एज वेल एज। उसके बाद उसकी 3 बहनें, हिज 3 सिस्टर्स, अमेरिका जा रही है, इज गोइंग टू अमेरिका।
ही एज वेल एज हिज 3 sisters इज गोइंग टू अमेरिका। वो साथ ही साथ उसकी 3 बहनें भी अमेरिका जा रही है। रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? रवि इज एजुकेटेड। रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ एज वेल एज उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट भी आता है। मतलब वो फुटबॉल खेलने में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है, तभी तो वो क्लास में फर्स्ट आता है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। वह फुटबॉल खेलने में अच्छा है, साथ ही साथ एज वेल एज वह क्लास में फर्स्ट भी आता है। ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। वह क्लास में फर्स्ट भी आता है। अब गाइस यहाँ पर एक छोटा सा रूल है, उसे आप ध्यान दीजिए। When 2 subjects are joined with as well as the verb of the sentence should be used as per the first subject। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ है, तो इसे मैं कैसे बोलूंगी? आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद साथ ही साथ के लिए एज वेल एज, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको एज वेल एज लगाना है। 2 सब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन एज वेल एज से करना है। मैं तो अलग हो गई और मेरे दोस्त भी यहाँ है, ये 2 सेंटेंस अलग अलग है। तो मैं के लिए आई मैंने लगाया, पहला सब्जेक्ट हो गया। फिर एज वेल एज हम लोगों ने साथ ही साथ के लिए लगाया। उसके बाद मेरे दोस्त भी यहाँ है, माई फ्रेंड्स एंड हियर। ये एज वेल एज क्लियर हो गया। साथ ही साथ के लिए एज वेल एज का आपको यूज करना है। अब आगे देखते हैं। अब है एज फार एज, जहां तक मेरा सवाल है मैं वहां जाऊंगा। जहां तक उसका सवाल है वह यह काम जरूर करेगा। तो जहां तक के लिए क्या बोलेंगे? एज फार एज। जैसे जहां तक मेरे भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन कर ली है, तो जहां तक के लिए एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड ही हैज डन ग्रेजुएशन। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड ही हैज डन ग्रेजुएशन। जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 भाई हैं। जहां तक के लिए एज फार एज आई नो, मैं जानता हूं उसके 2 भाई है। ही हैज 2 ब्रदर्स। जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। ये भी सेंटेंस आप काफी यूज करते होंगे ना। जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। जहां तक मेरा परिवार का सवाल है, मम्मी पापा के अलावा मेरी 2 बहनें हैं। एज फार एज, जहां तक के लिए एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड अपार्ट फ्रॉम मम्मी एंड पापा आई हैव 2 sisters। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड अपार्ट फ्रॉम मम्मी एंड पापा आई हैव 2 sisters। तो जब भी आपके सेंटेंस में जहां तक आएगा ना, तो जहां तक के लिए आपको एज फार एज का यूज करना है। जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे ना, टेंस की, मॉडल्स की आपको नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसे और भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो जहां तक के लिए आप क्या बोलेगा? एज फार एज। एज एडजेक्टिव एज, या फिर आप बोल सकते सो एडजेक्टिव एज, मतलब उतना। ये एज के लिए उतना, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, फिर एज के लिए जितना, या फिर सो के लिए उतना, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एज के लिए जितना। पहले हम नीचे के रूल देख लेते हैं। एज टॉल एज अमित। अब ये जो मैंने टॉल बोला ना, टॉल यानी कि क्या? लंबा। टॉल मतलब लंबा, तो टॉल लंबा हो गया उसकी विशेषण बताए कि वह लंबा है। तो एज हम लोग को पहले लगाना था, उसके बाद एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, उसके बाद फिर एज अमित। एज टॉल एज अमित, उतना लंबा जितना अमित। या फिर अगर हमें इस तरह से भी बोल सकते हैं, अमित के जितना लंबा। दोनों तो सेम सेंटेंस है, उतना लंबा जितना अमित या फिर अमित के जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, या फिर हम इस तरह बोले राकेश के जितना छोटा। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर, या फिर हम इसे इस तरह बोले तुम्हारे घर के जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला,
या फिर कोयला के जितना काला। तो हम ये वाला सेंटेंस बोले या फिर ये, बात दोनों का एक ही होगा। उसमें भी एज, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एज ही लगेगा। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो, या फिर मैं जितना चालाक हूँ तुम उतना चालाक नहीं हो। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? यहाँ नहीं बोला ना, यानी कि नेगेटिव है ये। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाइएगा ना, उसमें आप एज एडजेक्टिव एज का यूज कर सकते हैं, प्लस सो एडजेक्टिव एज का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव के लिए आप दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाइएगा ना, उसमें सिर्फ एज का यूज होगा, सो का यूज नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो, यू आर नॉट एज क्लेवर एज, उतना चालाक जितना आई एम, मैं हूं। तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो सकते, यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम। या फिर हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, नेगेटिव है इसलिए सो का भी यूज कर सकते हैं। यू आर नॉट, एज की जगह सिर्फ आप सो का यूज कर दीजिएगा, क्लेवर एज आई एम। यू आर नॉट सो क्लेवर एज आई एम। तुम मेरे जितना चालाक हो, यहाँ हम लोगों ने नेगेटिव बोला था ना, तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो, तो हम लोगों ने दोनों को फॉलो किया। लेकिन जब हम पॉजिटिव बोलेंगे ना, तुम मेरे जितना चालाक हो, तो उसमें सिर्फ एज का यूज होगा। यू आर एज क्लेवर एज आई एम, यू आर एज क्लेवर एज आई एम, तुम मेरे जितना चालाक हो। सो का यूज यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया है। क्या तुम उसके जितना अच्छा नहीं गा सकते? अब नहीं बोला तो आपको झट से समझ में आ गया ना, इसमें एज का भी यूज कर सकते हैं, प्लस सो का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का फर्स्ट है, कांट यू सिंग एज गुड एज ही कैन। अगर सो लगा के बनाएंगे तो कांट यू सिंग सो गुड एज ही कैन। तो इस तरह से आपको एज एडजेक्टिव प्लस एज का यूज करना है, या फिर सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का यूज करना है। कब? पहले उतना, फिर विशेषण, चालाक हो, अच्छा हो, बुरा हो, बहादुर हो, जो भी रहे विशेषण, उसके बाद जितना। तो इस सेंटेंस का मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, वो जितना सुंदर है उतना सुंदर तुम नहीं हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है नॉट, नाइदर, या फिर नाइदर की जगह आप नॉर का भी यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग नहीं, वो भी नहीं। जैसे मैंने कहा, मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा, तो बोलेंगे आई डिडंट आस्क, ही डिडंट आस्क आइदर। अब यहाँ आइदर हम लोगों ने लगाया, अब यहाँ तो आइदर नहीं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना। मैं आइदर के बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे। तो आई डिडंट आस्क, ही डिड नॉट आस्क आइदर, ये सिंपल हम लोगों ने बनाया। आई डिडंट आस्क, मैंने नहीं पूछा, उसने भी नहीं पूछा, या वो भी नहीं पूछा, दोनों बोल सकते हैं। नॉर डिड ही, या फिर नाइदर डिड ही, नॉर का भी यूज कर सकते हैं, नाइदर का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह नहीं जा पाया ना मैं जा पाया, ही कुड नॉट गो, वो नहीं जा पाया, पाया सका अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो इसमें हम लोग कुड का यूज करते हैं। वो नहीं जा पाया, ही कुडंट गो, ना मैं जा पाया, आई कुडंट गो आइदर। अब इसे नाइदर का यूज करते हैं, ही कुडंट गो नाइदर कुड आई, ही कुडंट गो नाइदर कुड आई, या फिर नॉर कुड आई, दोनों का यूज कर सकते हैं। तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता, तुम नहीं आते हो तो भाई वो भी नहीं आता है। यू डोंट कम, ही डजंट कम आइदर, यू डोंट कम, ही डजंट कम आइदर, या फिर यू डोंट कम नाइदर डज ही, या फिर नॉर डज ही। तो तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता, यू डोंट कम नाइदर डज ही। तो नॉट और नाइदर या फिर नॉर का यूज आपको ऐसे सेंटेंसेस में करना है ना, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या बोल रहे हैं कि मैंने नहीं पूछा, वो भी नहीं पूछा, मैंने नहीं खाया, वो भी नहीं खाया, मैं नहीं जा पाया, वो भी नहीं गया। तो ऐसे सेंटेंस में ना आपको नॉट और नाइदर का यूज करना है। अब है नाइदर नॉर। अब आप बोलेंगे मैम इससे पहले तो आपने नाइदर और नॉर के बारे में बताया। तो गाइस इससे पहले हम लोग ने नहीं, वो भी नहीं, हिंदी मीनिंग था नहीं, वो भी नहीं के लिए हम लोग ने नॉट और नाइदर का यूज किया था। यहाँ पे क्या है, ना ये ना वो, नाइदर और नॉर का यूज करना है, नॉट का यूज नहीं हुआ है। तो ये कैसे सेंटेंस में आते हैं, ना तुम गलत है ना वो, ना ये ना वो,
ना तुम गलत हो ना वो, तो बोलेंगे नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज, नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज। मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई, आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना वो, नाइदर आई विल गो टू दिल्ली नॉर ही विल। ना मैंने उससे पूछा ना उसने मुझे बताया, ना पूछे ना वो बताया, तो नाइदर आई आस्क हिम नॉर ही टोल्ड मी, नाइदर आई आस्क हिम नॉर ही टोल्ड मी, ना मैंने उससे पूछा ना उसने मुझे बताया। तो जब ऐसे सेंटेंस आप बोलेंगे ना मैं ये खाया ना वो, ना मैं यहाँ जा पाया ना वहाँ, तो ऐसे सेंटेंस में आपको नाइदर का पहले यूज करना है, उसके बाद आप नॉर का यूज करना है। पहला जो आप सेंटेंस बनाओगे ना तुम गलत हो, नाइदर यू आर रॉन्ग, पहला सेंटेंस हो गया, ना वो नॉर ही इज, तो ऐसे नाइदर और नॉर का यूज करना है आपको सेंटेंस में। अब आगे देखते हैं। अब है आइदर और, या तो ये या तो वो। अब मैंने आपको बताया था आइदर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो जैसे आपको बोलना हो या तो राम जाएगा या फिर मैं, या फिर वो मम्मी के साथ जाएगा या मैं, तो इस वाले सेंस में ना आपको आइदर और का यूज करना है। कैसे? आइदर राम विल गो और आई विल, या तो राम जाएगा, आइदर राम विल गो, या फिर या के लिए और मैं जाऊंगा आई विल। आइदर राम विल गो और आई विल, या तो राम जाएगा या फिर मैं, या तो तुम गलत हो या वो, आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज, आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज। मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई, आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई, आई विल आइदर टू गो टू दिल्ली या मुंबई। या तो तुम वहां जाओ या मुझे जाने दो, आइदर या तो तुम वहां जाओ, यू गो देयर, या और मुझे जाने दो, लेट मी गो। या तो तुम वहां जाओ या मुझे जाने दो, आइदर यू गो देयर और लेट मी गो। तो आइदर और का यूज कब करना है? जब आपके सेंटेंस में या तो ये या तो वो, तो ऐसे वाले सेंटेंस में ना आपको आइदर और का यूज करना है। अब है बाय द टाइम, यानी कि जब तक तुम ये काम करोगे मैं पढ़ चुका हूँगा, या एज लॉन्ग एज, वाइल, टिल द टाइम, इसका मतलब भी होता है जब तक। जैसे मैं कहूँ जब तक वो आया मैं जा चुका था, जब तक वह आया मैं जा चुका था, बाय द टाइम, जब तक वह आया, ही कम, मैं जा चुका था, आई हैड लेफ्ट, मेरे जाने का काम खत्म हो चुका था इसलिए आई हैड लेफ्ट। जब तक वो आया मैं जा चुका था, बाय द टाइम ही कम आई हैड लेफ्ट। जब तक आप अंग्रेजी सीखेंगे मैं डांस सीखूंगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोगों ने बाय द टाइम क्यों नहीं लगाया? जब आप सेंटेंस में ये ऐसे बोलोगे ना, जब तक वो आएगा मैं जा चुका था, लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? जब तक आप अंग्रेजी सीखेंगे, मतलब मान लीजिए अगर आप 9 से 10 बजे तक अंग्रेजी सीख रहे हैं तो मैं 9 से 10 बजे तक डांस सीखूंगा। तो जब ऐसे ही जब तक आप अंग्रेजी सीख रहे हैं वो डांस सीख रहा है, सीखूंगा बोल रहा, तो उस वाले सेंस में ना आपको एज लॉन्ग एज या फिर वाइल का यूज करना है। क्लियर? जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे मैं डांस सीखूंगा, दोनों आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, दोनों काम साथ में होगा। तो बोलेंगे एज लॉन्ग एज यू लर्न इंग्लिश आई विल लर्न डांस। या फिर आप एज लॉन्ग एज का जगह वाइल का भी यूज कर सकते हैं, वाइल यू लर्न इंग्लिश आई विल लर्न डांस। इस तरह से जब बोलना हो, जब आप कुछ करो और उसी टाइम दूसरा कुछ वो कर रहा है, तब आपको उसमें एज लॉन्ग एज और वाइल का यूज करना है, बाय द टाइम का यूज नहीं करना है। जब तक तुम यहाँ हो मैं रुकूंगा, एज लॉन्ग एज, जब तक के लिए एज लॉन्ग एज तुम यहाँ हो, यू आर हियर, मैं भी रुकूंगा, आई ऑल्सो स्टे, आई ऑल्सो स्टे। या फिर वाइल का यूज करेंगे तो वाइल यू आर हियर आई ऑल्सो स्टे। क्या बोले हम लोग? जब तक तुम यहाँ हो मैं भी रुकूंगा, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई ऑल्सो स्टे, वाइल यू आर हियर आई ऑल्सो स्टे। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं लड़ता रहूंगा, तो इसे बोलेंगे एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी आई कीप फाइटिंग, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी आई कीप फाइटिंग। या वाइल का यूज करेंगे तो वाइल यू आर विथ मी आई कीप फाइटिंग, while you are with me I'll keep fighting,
तो बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, वाइल, टिल द टाइम, इस सब के लिए हम जब तक यूज करते हैं, लेकिन सेंस इतना है कि दोनों का सेंटेंस अलग होता है पहचानने का। वो आपको अभी तो मैंने एक एक एग्जांपल दिया सबके, इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस वाली क्लास लाऊंगी ना तो इससे ज़्यादा सेंटेंसेस रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सेंटेंस रहेगा। अब आराम से सारे कॉन्सेप्ट को, ये वाले कॉन्सेप्ट आप बस याद कर लीजिए कि बाय द टाइम यानी कि जब तक के लिए क्या लगाएंगे, बाय द टाइम। अगर आपको ये याद रहा ना तो जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी ना तो आप मेरे साथ बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अब है एज इफ या फिर एज दो। ऐसे मानो, ऐसे जैसे कि। समझ में नहीं आया ना मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है। ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है। तुम ऐसे रो रहे हो जैसे कि उसने तुम्हें कितना पीटा है। तो ऐसे वाले सेंटेंस में ना आपको एज इफ का यूज करना है। कैसे करना है? यू आर टेलिंग अस, तुम ऐसे बता रहे हो जैसे कि, एज इफ तुम्हें सब पता है। यू नो एवरीथिंग, तुम हमें ऐसे बता रहे हो, यू आर टेलिंग अस, जैसे कि, एज इफ तुम्हें सब पता है, यू नो एवरीथिंग। तुम तो ऐसे बात करो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। यू आर टॉकिंग, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि एज इफ मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, आई एम योर एनिमी। यू आर टॉकिंग एज इफ आई एम योर एनिमी। तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। यू आर स्कॉल्डिंग मी एज इफ यू आर माई बॉस। यू आर स्कॉल्डिंग मी एज इफ यू आर माई बॉस। एज इफ की जगह आप एज दो का भी यूज कर सकते हैं। वह मुझसे ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि मैं उसका नौकर हूं। He was treating me as if, या फिर as though आप वो भी यूज कर सकते हो। I was his servant, मैं उसका नौकर हूं। अब है not only but also, ना केवल ये बल्कि वो भी। ना केवल ये बल्कि वो भी, या फिर यही नहीं वो भी। जैसे वह ना केवल डॉक्टर है बल्कि मेरा भाई है। वह ना केवल डॉक्टर है बल्कि मेरा भाई है। या फिर सेंटेंस को ना आप इस तरह से भी बोल सकते हो, वह डॉक्टर ही नहीं मेरा भाई भी है। ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो माई ब्रदर। ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो माई ब्रदर। वो ना केवल अंग्रेजी बल्कि हिंदी भी बोल सकता है। या फिर वो अंग्रेजी ही नहीं हिंदी भी बोल सकता है। ही कैन स्पीक not only English but also Hindi. He can speak not only English but also is Hindi. वो ना केवल शिक्षक है बल्कि मेरा दोस्त भी है। या फिर वो शिक्षक ही नहीं मेरा दोस्त भी है। He is not only the teacher but also my friend. He is not only the teacher but also my friend. तो not only और but also का यूज कैसे करना है? ना केवल ये बल्कि वो भी, या फिर नहीं यही नहीं वो भी। अब है लेस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि। जैसे सही पता लिखो, ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस, लेस्ट द कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट द कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। वहाँ मत जाओ, ये ना हो कि वह तुम्हें डांटे। मम्मी अक्सर हमें बोलती है कि भाई वहाँ मत जाना, और अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो भाई बोलते हैं तुम वहाँ मत जाओ, ये ना हो कि मम्मी तुम्हें डांटे। तो ऐसे वाले सेंस में आपको लेस्ट शुड का यूज करना है। डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू। डोंट गो देयर लेस्ट यू शुड स्कॉल्ड यू। वहाँ मत जाओ, ये ना हो कि वह तुम्हें डांटे। मैं मेहनत करूँगा कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊं। I'll work hard lest I should fail. I work hard lest I should fail. तो जब आप सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो, ये हो जाए, तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको लेस्ट शुड का यूज करना है कंजक्शन के तौर पर। अब है अदरवाइज, बहुत यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। या फिर और एल्स, नहीं तो या फिर वरना। सही पता लिखो, नहीं तो कुरियर कहीं और चला जाएगा। इसमें अदरवाइज का यूज कैसे करेंगे? राइट द करेक्ट एड्रेस अदरवाइज, नहीं तो या फिर वरना। अदरवाइज द कुरियर कैन गो समवेयर एल्स।
या राइट द करेक्ट एड्रेस और एल्स द कुरियर कैन गो समवेयर एल्स। अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं, वहां हटाकर और एल्स का भी यूज कर सकते हैं। वहां मत जाओ नहीं तो वह तुम्हें डांटेगा। डोंट गो देयर अदरवाइज, नहीं तो या फिर वहां मत जाओ वरना वो तुम्हें डांटेगा। अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू। डोंट गो देयर अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू। Don't go there or else he will scold you. Don't go there or else he will scold you. वहाँ मत जाओ नहीं तो वह तुम्हें डांटेगा। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी वरना मैं फेल हो जाऊंगा। I'll have to work hard otherwise I will fail. I have to work hard or else I will fail. अब नहीं तो या वरना के लिए अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं और एल्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोई रूल नहीं है कि ये कहाँ यूज होगा, ये यहाँ नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है। आपको बस अदरवाइज की जगह और एल्स का यूज कर सकते हैं आप अपने सेंटेंस में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, नहीं तो या फिर वरना। किसी को एडवाइस देते बोलते ना तुम यह मत खाओ नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तो ऐसे सेंटेंस के लिए अदरवाइज या और एल्स का आप यूज कर सकते हैं। सो दैट, सो एज टू, ताकि, ताकि भी हम बहुत यूज करते हैं। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस ताकि, सो दैट द कुरियर डजंट गो एनीवेयर एल्स। Write the correct address so that the courier doesn't go anywhere else. अब इसमें हम so as to का भी यूज तो कर सकते हैं, so that भी यूज कर सकते हैं, so as to का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करेंगे? Write the correct address so as to let the courier not go somewhere else. Write the correct address so as to let the courier not go anywhere else. तुम ये करो ताकि तुम कह सको कि तुमने कुछ किया है। तुम ये करो ताकि तुम भी कह सको कि तुमने कुछ किया है। डू इट सो दैट यू कुड ऑल्सो से दैट यू हैव डन। डू इट सो दैट यू कुड ऑल्सो से दैट यू हैव डन समथिंग। या फिर डू इट सो एज टू, सो एज टू का यूज हम लोगों ने ताकि के लिए किया। बी एबल टू से दैट यू हैव डन समथिंग। Do it so as to be able to say that you have done something. मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं एग्ज़ाम में पास हो सकूँ। I'll work hard so that I could pass the exam. I will work hard so that I could pass the exam. या फिर I'll work hard so as to be able to pass the exam. I'll work hard so as to be able to pass the exam. मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं एग्जाम में पास हो सकूँ। तो so as to और so that का यूज अब ताकि के लिए करते हैं। अब है that's how, इसी तरह तो या इसी तरह से। जैसे मैं ऐसे ही तो क्रिकेट खेलने सीखा, या फिर आप बोल सकते हैं मैंने इसी तरह से तो क्रिकेट खेलना सीखा या इसी तरह तो क्रिकेट खेलना सीखा। तो that's how I learned to play cricket. That's how I learned to play cricket. मेरे पापा इसी तरह कंप्यूटर सीखे। That's how my father learns computer. That's how my father learned computer. इसी तरह मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता। इसी तरह मतलब इसी बहुत रूडली मुझसे बात की इसीलिए मैं उससे लड़ पड़ा। तो इसी तरह उसने बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता। That's how he talked to me. Otherwise, यहाँ वरना यूज किए, वरना के लिए हम लोग सीखे otherwise का यूज करेंगे। Why would fight him? That's how he talked to me. Otherwise, why would fight him? तो that's how का यूज हम इसी तरह या इसी तरह से के लिए हम करते हैं that's how का यूज। अब है that's when, तभी या उसी समय। उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। तुमने जब की थी तभी मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। That's when also joined the job. That's when also joined the job. जब पापा आए तभी मेरा दोस्त भी पहुंच गया। When पापा come, that's when my friend reached too. उसी साल मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। That's the year. उसी समय हम नहीं बोल रहे हैं, उसी साल बोल रहे हैं। तो that's the year also joined the job. तो that's when के लिए तभी या उसी समय का हम यूज करेंगे। अब है और, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। उसका मतलब क्या होता है? या। आप ये किताब खरीद सकते हैं या फिर वो किताब। या फिर एक ही बात है। आप या भी बोल सकते हैं या फिर भी बोल सकते हैं। तो आप ये किताब खरीद सकते हैं, यू कैन बाय दिस बुक। या फिर
और वो किताब, दैट बुक। यू कैन बाय दिस बुक और दैट बुक। आप ये किताब खरीद सकते हैं या फिर वो किताब। मैं आपको क्या दूं, ये या वो? तो मैं आपको क्या दूं के लिए व्हाट शैल आई गिव यू, दिस और दैट। ये या वो, दिस और दैट। तो या का यूज तो बहुत ही सिंपल है गाइस, आप हमेशा करते भी होंगे। या एक कंजक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। एंड का मतलब होता है और ये भी बहुत ही कॉमन है, बहुत यूज करते हैं। पंकज और रवि अच्छे दोस्त हैं, या मोहन सोहन अच्छे दोस्त हैं, सीता गीता अच्छी दोस्त है। तो पंकज एंड रवि, और बोल दिया तो एंड तो बोलना पड़ेगा। पंकज एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स। पंकज एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स। वो तुझे और मुझे मुंबई भेज रहा है। वो तुझे और मुझे मुंबई भेज रहा है। He is sending you and me to Mumbai. He is sending you and me to Mumbai. तो और एंड का यूज तो बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में भी आया होगा। अब है for, as, because और since। क्योंकि या चूंकि के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा वाक्य के बीच में आता है। मैं स्कूल नहीं गया था क्योंकि मैं बीमार था। चूंकि हमेशा सेंटेंस का आगे में रहता है। चूंकि मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं गया। चूंकि मैं ये काम कर रहा था इसीलिए मैं वहां नहीं जा पाया। तो हम जैसे भी बोले, हम कभी कभी चूंकि को बीच में घुसा देते हैं और क्योंकि को आगे लाते हैं, तो वो बात करने का अलग तरीका है। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से बोलना चाहें ना, तो क्योंकि हमेशा बीच में आता है और चूंकि हमेशा फर्स्ट में आता है। जैसे मैं यहाँ नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। मैं यहाँ नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि हम लोगों ने बीच में लगाया। तो क्योंकि के लिए क्या है? फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। तीनों हम यूज कर सकते हैं। हालांकि फॉर का यूज हम लोग के लिए भी करते हैं, ये आपको पता होगा। तो मैं यहाँ नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, आई डिडंट कम। क्योंकि, बिकॉज आई वॉज अनवेल। आई डिडंट कम, मैं नहीं आया, बिकॉज आई वॉज अनवेल। तो बिकॉज का यूज हम लोगों ने कर दिया। अब यही सेंटेंस को एज का यूज कैसे करेंगे? आई डिडंट कम as I was unwell. I didn't come as I was unwell. अब for का यूज, I didn't come for I was unwell. अब देखिए यहाँ पे मैंने for से पहले कॉमा लगाया है ना, यहाँ पे एक रूल है, always use comma just before for is used in middle for the sentence. अगर आप for का यूज सेंटेंस में मिडिल में कर रहे हैं ना, बीच में कर रहे हैं, तो for का पहले कॉमा देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप बोल रहे हैं तो कॉमा बीच में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आया, I didn't come for I was unwell। आप बोल रहे हैं तो कॉमा दे रहे या नहीं दे रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप सेंटेंस को लिख रहे हैं तो आपको for से पहले कॉमा देना पड़ेगा, ये रूल है एक। अब इसका यूज हम सिंस के लिए करते हैं, लेकिन इससे पहले आप रूल को देखिए। since is used only at the beginning of the sentence। since का यूज हमेशा हम सेंटेंस का शुरुआत में करते हैं। तो यहाँ तो हम लोगों ने बीच में यूज किया ना, तो क्या ये सेंटेंस राइट है? नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस है। हम since का यूज बीच में नहीं कर सकते क्योंकि since का यूज हमेशा स्टार्टिंग में होता है, ये आपको याद रखना है। because is used only in the middle of the sentence। अब because का यूज हमेशा सेंटेंस के मिडिल में होता है। ये दो चीज, since का यूज स्टार्टिंग में होता है, बीच में नहीं, और because का यूज हमेशा मिडिल में होता है, स्टार्टिंग में नहीं। ये आपको याद रखना है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब चूंकि मैं बीमार था, मैं नहीं आया। since I was unwell, I didn't come। अब since का यूज हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, यानी कि हम लोग का राइट सेंटेंस है। since I was unwell, I didn't come। या फिर as I was unwell, didn't come। as I was unwell, didn't come। for I was unwell, I didn't come। for का यूज भी हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया तो यहाँ तो कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर यूज करें तो वहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। for I was unwell, I didn't come। अब है because I was unwell, I didn't come। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा because का यूज हम मिडिल में ही करते हैं, स्टार्टिंग में नहीं। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। for, as, because और since का यूज हम चूंकि और क्योंकि के सेंस में करते हैं। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, ये रूल बस आपको याद रखना है कि since हमेशा स्टार्टिंग में लगता है, मिडिल में नहीं,
और बिकॉज हमेशा मिडिल में लगता है, स्टार्टिंग में नहीं। फोर का पहले आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है। बोल रहे तो ज़रूरी नहीं, लेकिन लिख रहे तो ज़रूरी है फोर का पहले कॉमा लगाना। बस इतना आपको याद रखना है। अब है हमारा बट, लेकिन, पर, परंतु, सिवाय, अलावा। एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, बल्कि रादर का भी यूज कर सकते हैं। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, पर वो एक दूसरे से लड़ते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विथ ईच अदर। वह बहुत समझदार है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही डजंट हैव मनी। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही डजंट हैव मनी। मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। अलावा के लिए हम बट का यूज तो कर ही सकते हैं, प्लस एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, बट, या फिर एक्सेप्ट नॉट योर होम। आई कैन गो एनीवेयर बट नॉट योर होम। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने का। सिवाय तुम्हें पीटने का यानी कि बट का यूज। आई कैन डू एनीथिंग बट नॉट बीट यू। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने का, बट नॉट बीट यू। तो बट की भी यूज हम लोगों ने जान लिया। बट का यूज भी हम बहुत करते हैं, तो बट का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन, पर, परंतु, अलावा और बल्कि के लिए बट का यूज। अब जहां भी आपका बल्कि होगा आप रादर का भी यूज कर सकते हैं। अब है ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इसका एक ही मीनिंग होता है भी के लिए आप इन सब का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम रूल को देख लेते हैं। ऑल्सो इज जनरली नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। ऑल्सो का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए कीजिएगा, नेगेटिव में उसका यूज नहीं होता है। इवन, टू एंड एज वेल आर यूज्ड इन बोथ पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस। इवन, टू, एज वेल का यूज आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं। आइदर का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, पॉजिटिव में नहीं। ऑल्सो इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। ऑल्सो का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब का पहले किया जाता है। टू, एज वेल और आइदर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। इवन इज यूज टू बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और इवन का यूज हमेशा स्टार्टिंग में होता है। सेंटेंस को जब स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्टिंग में लगता है। इवन इज नॉट यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इवन का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं करते। जब आप किसी से क्वेश्चन कीजिएगा ना तब इवन का यूज मत कीजिएगा। तब अब हम लोगों ने रूल तो पढ़ लिया, अब देखते हैं बनाकर। मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो इसमें ऑल्सो का यूज होगा, क्योंकि ऑल्सो का यूज नेगेटिव में नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव में होता है। आई एम ऑल्सो अ गुड पर्सन। आई एम ऑल्सो अ गुड पर्सन हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे हम लोग का मेन वर्ब है नहीं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद तो लगाए हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिए। आई एम ऑल्सो अ गुड पर्सन। अब इवन का यूज हमेशा स्टार्टिंग में करेंगे, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कर दिया इवन आई एम अ गुड पर्सन। इवन आई एम अ गुड पर्सन। अब टू और एज वेल का हमेशा यूज लास्ट में करते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा ना, हमेशा लास्ट में टू, एज वेल और आइदर का यूज होता है। अब आइदर तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव में सिर्फ लगता है, पॉजिटिव में आइदर नहीं लगता है। तो टू का यूज देखते हैं। आई एम अ गुड पर्सन टू। आई एम अ गुड पर्सन टू। आई एम अ गुड पर्सन एज वेल। तो एक सेंटेंस हम लोगों ने बोला मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, उसका कितना तरह से हम बना सकते हैं बताइए। इतनी तरह से बना सकते हैं, तो आप कोई सा भी याद कर लीजिए। आपको बोलना तो है वही चीज़ कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, तो आप कोई सा भी याद कीजिए, ये सारा याद रखिए। आपको जो भी याद आएगा आप उसे बोल सकते हैं। अब मैं भी एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, ये मैंने नेगेटिव की बात कर दी, तो यहाँ ऑल्सो तो हरगिज़ नहीं आ सकता। ऑल्सो का यहाँ काम ही नहीं है, तो ऑल्सो हम लोगों ने लाया ही नहीं। इवन का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, इसलिए पॉजिटिव में भी किया, अब नेगेटिव में भी करेंगे सेंटेंस की स्टार्टिंग में। इवन आई एम नॉट अ गुड पर्सन। इवन आई एम नॉट अ गुड पर्सन। अब टू का यूज भी हम लोग नेगेटिव में करेंगे, लास्ट में आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू। आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू। आई एम नॉट अ गुड पर्सन एज वेल। आई एम नॉट गुड पर्सन एज वेल। अब आइदर का यूज हमेशा हम किस में करते हैं? नेगेटिव। पॉजिटिव में हम लोगों ने किया जी नहीं, पॉजिटिव में आइदर यूज होता ही नहीं है, वो तो नेगेटिव में होता है। तो आई एम नॉट अ गुड पर्सन आइदर।
मैं भी एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो ये हम लोगों ने देख लिया ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल का यूज भी सेंटेंस के लिए। और रूल हमेशा आपको याद रखनी है। रूल आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, आप उसको याद कर सकते ताकि जब भी आप ऐसे सेंटेंस को बनाए ना तो आप इजीली उसको बना पाए। अब है सच, इस तरह का। सच इज ऐसे, जैसे कि उदाहरण देते हैं ना हम लोग, सच एज बोल सकते हैं। इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल भी बोलते हैं ना। मान लीजिए हमें एग्जाम्पल देना होता है तो हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब उसकी जगह सच एज भी बोल सकते हैं। इन सच अ वे, इस तरह से, या फिर ऐसे के लिए भी इन सच अ वे का यूज करेंगे। जैसे ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, या फिर इस तरह के लोग स्वार्थी होते हैं, तो सच पीपल, इस तरह या फिर ऐसे लोग के लिए सच पीपल आर सेल्फिश। सच पीपल आर सेल्फिश, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं। I don't like such children. I don't like such children. उसके साथ कई लोग थे, जैसे कि रवि, राहुल, संजय आदि। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं ना, जैसे कि रवि, राहुल, संजय। तो उदाहरण देंगे तो कैसे बोलेंगे? such as there is many people with him, such as रवि, राहुल, संजय। अब इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं ना, देयर आर मेनी पीपल विथ हिम, फॉर एग्जाम्पल रवि, राहुल, संजय, etc. तो आप सच एज का भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल का भी यूज कर सकते हैं। तुम ऐसे बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। इस तरह की बात वो बोलता होगा कि सब लोग उसकी बात सुनना पसंद करते हैं। यू स्पीक इन सच अ वे, इस तरह की बात बोलते हो। दैट एवरीवन लव्स टू लिसन टू यू, हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। तो सच का यूज इस तरह जब आपको बोला हो ना, इस तरह के बच्चे, इस तरह का लोग, इस तरह के वो, इस तरह के ये, तो इस तरह के जब आपको बोलना हो ना उसमें सच का। और जब आप किसी चीज़ की एग्जाम्पल देना चाहोगे, जैसे कि ये, जैसे कि वो, यानी कि सच एज। और ऐसे के लिए हम लोग इन सच ऑफ वे का यूज कर सकते हैं। अब है वेयर एज या फिर वाइल, जबकि के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। जब रवि की शादी हुई वो 25 साल का था। जब रवि की शादी हुई वो 25 साल का था, जबकि उसकी पत्नी 19 की। When Ravi got married, he was 25, whereas his wife was 19. When Ravi got married, he was 25, whereas his wife was 19. When Ravi got married, he was 25, while his wife was 19. तो आप वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं, जबकि तुम्हारे पास 50। जबकि बोल दिए, जबकि के सेंस में आपको ये दोनों में से कोई सा भी यूज़ करना है। जैसे आई हैव 10 रुपीज, वेयर एज, जबकि वेयर एज यू हैव 50। आई हैव 10 रुपीज, वेयर एज यू हैव 50। या फिर आई हैव ₹10 while you have 50. I have ₹10 while you have 50. तो हम वेयर एज का यूज कीजिए या वाइल का यूज कीजिए जबकि के सेंस में। अब है वाइल प्लस वर्ब में ing, किसी काम को करते हुए दूसरा काम करना। किसी काम को करते हुए दूसरा काम करना। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग। मतलब मैं चल भी रहा हूँ प्लस पढ़ भी रहा हूँ, मतलब एक काम करते करते दूसरा भी काम कर रहा हूँ। मैं चलने का भी काम कर रहा हूँ प्लस पढ़ने का भी काम कर रहा हूँ। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग। क्या रवि पढ़ते हुए खाता है? डज रवि ईट वाइल स्टडिंग? डज रवि ईट वाइल स्टडिंग? वह मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। वह मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। ही वॉज लुकिंग एट यू वाइल टॉकिंग मी। हम खेलते हुए लड़ रहे थे। वी वर फाइटिंग वाइल प्लेइंग। वी वर फाइटिंग वाइल प्लेइंग। तो जब आप एक काम को करते करते दूसरा काम करते तो उसमें वाइल प्लस वर्ब में ing आपको यूज करना है, आपको ये याद रखना है। अब है दैट्स वाई, इसलिए या तभी तो। जब हमारा सेंटेंस में इसलिए या तभी तो आता है तब उसके लिए हम कौन सा कंजंक्शन का यूज करते हैं? दैट्स वाई। वो घर पर था इसलिए मैंने कॉल किया। वो घर पर था इसीलिए मैंने कॉल किया। ही वॉज एट होम, इसीलिए के लिए दैट्स वाई आई कॉल्ड। ही वॉज एट होम दैट्स वाई आई कॉल्ड। वो घर पे था इसीलिए मैंने कॉल किया। उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसीलिए वो फेल हो गया।
अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं ना वो ढंग से पढ़ाई नहीं किया इसीलिए वो फेल हो गया, तो इसीलिए के लिए दैट्स वाई। ही डिडंट स्टडी वेल, वह ढंग से नहीं पढ़ा, दैट्स वाई, इसीलिए ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ही डिडंट स्टडी वेल, दैट्स वाई ही फेल्ड। तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो तभी तो के लिए भी तो हम दैट्स वाई का यूज करते हैं। तो दैट्स वाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू, दैट्स वाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू, तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आया। आपसे कोई पूछता है ना कि भाई तुम मेरे घर क्यों नहीं आए थे, तो आप उसे जवाब दे रहे हो मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आया। दो सेंटेंस, मैं बीमार था, मैं नहीं आया, कौन जोड़ रहा है? इसीलिए, यानी कि दैट्स वाई दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। आई वॉज अनवेल दैट्स वाई आई डिडंट कम, मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आया। तो दैट्स वाई का यूज इसीलिए या तभी तो के लिए हम करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब है दैट्स वेयर, यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो, इन सब के लिए हम दैट्स वेयर का यूज करते हैं। यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो। हम यहीं तो मिले थे उस दिन, हम यहीं तो मिले थे उस दिन। दैट्स वेयर, यहीं तो के लिए दैट्स वेयर वी हैड मीट दैट डे, दैट्स वेयर वी हैड मीट दैट डे, हम यहीं तो उस दिन मिले थे। मैं वहीं तो जा रहा हूँ, वहीं तो जा रहा हूँ, वहीं तो आएगा दैट्स वेयर। दैट्स वेयर आई एम गोइंग, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। वो उसी जगह तो खड़ा था जिस जगह तुम खड़े थे, तो उसी जगह के लिए दैट्स वेयर। वो उसी जगह तो खड़ा था, दैट्स वेयर वॉज स्टैंडिंग, दैट्स वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, उसी जगह तो वो खड़ा था। आप यहीं तो मेरे साथ पिज्जा खाए थे, दैट्स वेयर यू हैड ईटन पिज्जा विथ मी, दैट्स वेयर वी हैड ईटन पिज्जा विथ मी, आपने यहीं तो मेरे साथ पिज्जा खाया था। तो दैट्स वेयर कब हम यूज करेंगे? जब आपके सेंटेंस में यहीं तो, वहीं तो, इसी जगह तो, उसी जगह आएगा, तब आपको उसमें दैट्स वेयर का यूज करना है। अब है दैट्स whom, यहीं तो, वहीं तो, इसी को, उसी को। किसी सजीव की बात हो रही है ना, इसमें नीचे भी देख लेते, किसी सजीव की बात करेंगे तब। टॉकिंग अबाउट लिविंग बीइंग, किसी सजीव के बारे में बात करेंगे तब। जैसे हम सब मदद के लिए उसी को बुला रहे थे, जो हमेशा जो मदद करता है, हम सब मदद के लिए उसी को बुला रहे थे। दैट्स whom, उसी को, दैट्स whom we all were calling for help, दैट्स whom we all were calling for help। वही लड़का तो मैंने वहां देखा, दैट्स द बॉय आई सो देयर, दैट्स द बॉय आई सो देयर, वही लड़का को तो मैंने वहां देखा, उसी की बात तो मैं कर रहा था। दैट्स whom I was talking about, दैट्स whom I was talking about, उसी की तो मैं बात कर रहा था, उसी लड़के की बात तो मैं कर रहा था। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि उसी लड़के के बारे में तो मैं बात कर रहा था। दैट्स द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट्स द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैंने उसी को डांटा था। दैट्स whom had scolded, मैंने उसी को डांटा था, वही तो मैंने वहां देखा। दैट्स whom I saw there, दैट्स whom I saw there, उसी को तो मैंने ये काम दिया था। दैट्स whom I had given this task, दैट्स whom I had given this task। जो आपके सेंटेंस में यही तो, वही तो, इसी को, उसी को जब आएगा ना, तो उसमें आपको क्या यूज करना है? दैट्स whom, किसी सजीव की बात करेंगे तब। अब है दैट्स व्हाट, यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। अभी हम लोगों ने यही तो, वही तो किसके लिए देखा था? दैट्स whom के लिए। लेकिन वहां पर क्या था? किसी सजीव की बात करेंगे तब हम दैट्स whom का यूज करेंगे। लेकिन दैट्स व्हाट का यूज हम कब करेंगे? किसी मुद्दे या किसी निर्जीव की बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट द इशू और नॉन लिविंग, आप किसी मुद्दे की बात करेंगे तब दैट्स व्हाट का यूज करेंगे, और जब किसी निर्जीव की बात करेंगे तब उसमें दैट्स व्हाट का यूज करेंगे। यही तो मेरे पास नहीं है, मान लीजिए कलम, कार, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आपने बोला यही तो मेरे पास नहीं है, तो दैट्स व्हाट आई डोंट हैव, दैट्स व्हाट आई डोंट हैव, यही तो मेरे पास नहीं है। यही किताब तो मैं ढूंढ रहा था, ये निर्जीव हो गया।
तो यह निर्जीव के लिए तो हम दैट्स व्हाट का यूज करेंगे। यही किताब तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। दैट्स द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। वही बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है। इशू की बात कर दिए। वही बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है। दैट्स व्हाट इज कंफ्यूजिंग मी। दैट्स व्हाट इज कंफ्यूजिंग मी। वही बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है। वही तो मैंने देखा। वही तो मैंने वहां देखा। दैट्स व्हाट आई सो देयर। दैट्स व्हाट आई सो देयर। वही तो मैंने वहां देखा। मान लीजिए आपका फ्रेंड पूछ रहा है कि मेरी पेन कहाँ गई, तो आप उससे बोल रहे ना कि वही तो मैंने देखा। पेन की बात किए, किसी निर्जीव की बात की है, तो आप बोलेंगे दैट्स व्हाट आई सो देयर, मतलब वहीं पे मैंने तुम्हारा पेन देखा था। यही तो तुम मुझे समझा रहे थे। दैट्स व्हाट यू वर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट यू वर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वही पेन तो मैंने वहां देखा। दैट्स द पेन आई सो देयर। दैट्स द पेन आई सो देयर। वही पेन तो मैंने वहां देखा। तो जब आप किसी सजीव की बात करेंगे तो दैट्स हुम का यूज करेंगे, और जब किसी निर्जीव या मुद्दे की बात करेंगे तब दैट्स व्हाट का यूज करना है। अब है प्रोवाइडेड बट ओनली व्हेन, बट ओनली इफ। बशर्ते, शर्त यह है कि, पर जब जब। ऐसे सेंटेंस आएंगे ना, जैसे मैं तुमसे मिलूंगा बशर्ते, लेकिन शर्त यह है कि, बशर्ते बोले या फिर शर्त यह है कि, ये भी बोल सकते हैं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे रवि के बारे में नहीं पूछोगे। इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? प्रोवाइडेड का यूज कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन का यूज कर सकते हैं, प्लस बट ओनली इफ का भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? पहले प्रोवाइडेड का यूज करते हैं। मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। बशर्ते, प्रोवाइडेड, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे रवि के बारे में नहीं पूछोगे। यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क मी अबाउट रवि। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क मी अबाउट रवि। ये तो हम लोगों ने प्रोवाइडेड का यूज किया। अब बट ओनली व्हेन का यूज करके बोलेंगे, आई विल मीट यू बट ओनली व्हेन यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क हिम अबाउट रवि। आई विल मीट यू बट ओनली व्हेन यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क मी अबाउट रवि। ये हम लोगों ने बट ओनली व्हेन का यूज किया। अब हम क्या करेंगे? बट ओनली इफ का यूज करेंगे। आई विल मीट यू बट ओनली इफ यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क मी अबाउट रवि। तो हम एक ही सेंटेंस को, जब आपके सेंटेंस में बशर्ते या शर्त यह है कि, या फिर पर तब जब ऐसे सेंटेंस आएंगे ना, तब उसमें आप प्रोवाइडेड का भी यूज कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, प्लस बट ओनली इफ का भी यूज कर सकते हैं। आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वह आएगा पर शर्त यह है कि अमित नहीं आएगा। वो आएगा पर शर्त यह है कि अमित नहीं आएगा, या फिर बशर्ते अमित नहीं आएगा, कुछ भी बोल लो। ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम, पर शर्त यह है प्रोवाइडेड अमित नहीं आएगा, अमित डज नॉट कम। या फिर आप प्रोवाइडेड का यूज ना करके बट ओनली व्हेन का यूज करना चाहते तो आप इस तरह बोलिएगा, ही विल कम बट ओनली व्हेन अमित डजंट कम। अगर आप बट ओनली इफ का यूज करें तो बोलिएगा, ही विल कम बट ओनली इफ अमित डजंट कम। तो आप तीनों में से किसी का भी यूज कर ले, आपका सेंटेंस वही रहेगा कि वह आएगा, पर शर्त यह है कि अमित नहीं आएगा। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो। इसका हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही। या देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस। फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। अब ये जो जितने भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश बता रही हूँ ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि किसमें क्या यूज होता है। ये समझने वाला नहीं, याद करने वाली चीज है कि आप यद्यपि के लिए क्या यूज करेंगे, हालांकि के लिए क्या यूज करेंगे, ये आपको याद करना होगा। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा रही हूँ कि आप इसे याद कर लो, उसके बाद जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, भले ही वह कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। भले ही वह स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। भले ही बोल दिया ना, इसलिए हम इस तरह बोल सकते हैं, इवन इफ ही नेवर वेंट टू गो स्कूल देन ऑल्सो नॉन एवरीथिंग। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि के लिए ऑल दो, पर इसके बावजूद,
इसके बावजूद, yet, इसके बावजूद, yet, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, although I don't have money, पर इसके बावजूद, yet, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा. I will try my best to help you. Although I don't have money, yet I will try my best to help you. हालांकि ये मैंने नहीं किया, पर फिर भी आप जो फैसला करें मैं उसे मानूंगा. हालांकि के लिए आप although या फिर दो का भी यूज कर सकते हैं. तो दो, have not done it, मैंने यह नहीं किया, पर फिर भी के लिए आप स्टिल का भी यूज कर सकते हैं, देन ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. फिर भी स्टिल, आप जो भी फैसला ले मैं उसे मानूंगा. वट एवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट. दो हैव नॉट डन इट, स्टिल वट एवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट. हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने ये काम किया. हालांकि के लिए हम इवन इफ का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, किसी का भी यूज आप कर सकते हैं, आपके सेंटेंस सही रहेंगे. तो हालांकि के लिए हम लोग क्या यूज कर दिया, अब इवन दो का यूज कर दिया. इवन दो वॉज अनवेल, हालांकि मैं बीमार था, तब भी, नेवरथलेस, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद के लिए भी आप देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस सबका यूज कर सकते हैं. तो यहाँ तब भी के लिए नेवरथलेस का यूज किए. आई वर्कड. इवन दो वॉज अनवेल, नेवरथलेस आई वर्कड. हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया. ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो किस में लगेंगे, यद्यपि, हालांकि, भले ही. इन सब के लिए आप किसी का भी यूज कर सकते हैं. और देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस किसके लिए यूज होगा, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी. आप इनके लिए आप इन सब का यूज कर सकते हैं, किसी का भी. अब है until, unless, जब तक नहीं, and till the end, जब तक उसने नहीं पूछा हम चुप रहे. जब तक उसने नहीं पूछा हम चुप रहे. तो जब तक, until का भी यूज कर सकते हैं, unless का भी यूज कर सकते हैं, till का भी यूज कर सकते हैं. until he asked we kept quiet, जब तक उसने नहीं पूछा हम चुप रहे. अब unless का यूज करेंगे, unless he asked we kept quiet. अगर हम till का यूज करें, till he didn't ask we kept quiet. Till he didn't ask we kept quiet. Till the time he didn't ask we kept quiet. तो जब तक उसने नहीं पूछा हम चुप रहे, इसके लिए आप चारों का यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे कोई नहीं हिलेगा. जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे कोई नहीं हिलेगा. Until you say yes, nobody will move. Until you say yes, nobody will move. Unless we say yes, nobody will move. Till you don't say yes, nobody will move. Till the time you don't say yes, nobody will move. तो एक ही सेंटेंस को हम कितनी तरह से बना सकते हैं. आपको जरूरी है कि आप एक ही याद करो, सब याद कर लो. आप जब इंग्लिश बोलो, आपके जो मुंह में आए वही आप इंग्लिश बोल दीजिए. अगर आप until का यूज करना चाहते हैं until का कीजिए, unless का यूज करना चाहते हैं unless का यूज कीजिए, till का यूज करना चाहते हैं till का कीजिए, या फिर till the time का कीजिए. वह आपकी मर्जी है. बस आपको सारे याद रहेंगे तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं ना. मैंने सभी का एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया. एज येट यानी कि अभी तक, आज तक, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, सभी के लिए आप यूज कर सकते हैं. किसका, अभी तक या आज तक के लिए. आज तक चैनल आज तक नहीं, आज तक जो हम बोलते हैं ना वो आज तक. उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया, अभी तक हम बोल रहे हैं. हम बोलेंगे ही हैज नॉट फिनिश्ड द होमवर्क येट. ही हैज नॉट फिनिश्ड द होमवर्क येट. उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया. या फिर एज एट का यूज करें तो ही हैज नॉट फिनिश्ड द होमवर्क एज येट. ही हैजंट फिनिश्ड द होमवर्क टिल नाउ. ही हैज नॉट फिनिश्ड द होमवर्क टिल नाउ. ही हैज नॉट फिनिश्ड द होमवर्क बाय नाउ. वह अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया. ही हैज नॉट फिनिश्ड द होमवर्क सो फार. उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया. 5 तरह से एक सेंटेंस को हम 5 तरह से बना सकते हैं. अभी तक आपके पास क्या क्या है. What all do you have so far? What all do you have so far? यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था.
यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप इन पांचों का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव बनाएंगे ना तो इन दोनों का यूज नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? इन दोनों का यूज आपको पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नहीं करना है। अभी तक आपके पास क्या क्या है? व्हाट ऑल डू यू हैव सो फार, इसका यूज नहीं किए, सो फार का यूज किए। व्हाट ऑल डू यू हैव बाय नाउ, बाय नाउ। व्हाट ऑल डू यू हैव टिल नाउ। तो अभी तक उसके पास क्या क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप इन तीनों का ही यूज करेंगे और ये दोनों का यूज नहीं होगा। अब तक का स्कोर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस, तो इनका तो यूज होगा नहीं, इनका यूज होगा। व्हाट्स द स्कोर सो फार या व्हाट्स द स्कोर बाय नाउ, व्हाट्स द स्कोर टिल नाउ। तो पॉजिटिव सेंटेंस को हम 3 तरह से बना सकते हैं, प्लस नेगेटिव सेंटेंस को हम 5 तरह से बना सकते हैं। तो आप इन सबको याद कर लीजिएगा कि अभी तक और आज तक के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। एज येट, येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, इन सभी का यूज कर सकते हैं। अब है हार्डली, व्हेन, नो सूनर हैड देन, ही था। हिंदी मीनिंग आप चाहे हार्डली व्हेन का यूज कर सकते हैं या फिर नो सूनर हैड और देन का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। We had hardly reached the station when the train left. We had hardly reached the station when the train left. No sooner had और than का यूज करेंगे तो no sooner had we reached the station than the train left. अब हम ये सेंटेंस के लिए हार्डली देन और नो सूनर हैड और देन का यूज तो कर ही सकते हैं, प्लस आप एज सून एज का भी यूज कर सकते हैं और द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने इससे पहले सीखा था एज सून एज और द मोमेंट के लिए। एज सून एज वी रिच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं द मोमेंट वी रिच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो इस सेंटेंस को ना चारों तरीके से बना सकते हैं। मैं पहुंचा ही था कि वह दोनों आ गए। आई हैड हार्डली रिच्ड व्हेन दे बोथ कैम, आई हैड हार्डली रिच्ड व्हेन दे बोथ कैम। No sooner had I reached than they both came. As soon as they both came. The moment I reached, they both came. तो आप जब भी ऐसे सेंटेंस बोलेंगे ना, ही था, मैं पहुंचा ही था कि वह चला गया, मैं पहुंचा ही था कि वह स्कूल के लिए निकल गया, तो ही था के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? हार्डली व्हेन, नो सूनर हैड देन, एज सून एज या द मोमेंट, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब है वेदर, और चाहे वो आए या ना आए, बहुत यूज करते हैं ना, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। Whatever he comes or not will go, चाहे पंकज खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए, चाहे पंकज खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए। Whether पंकज plays or not you should play, चाहे पंकज खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए। तो आप की या के लिए भी कर सकते, जैसे मैं कह नहीं सकता कि वह खेलेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट, मैं कह नहीं सकता वो खेलेगा या नहीं। वह नहीं जानता था कि लोग आएंगे भी या नहीं। ही डिडंट नो वेदर पीपल वुड कम और नॉट, हमें नहीं पता था कि वो वहां जाता है या कहीं और। वी हैव नो आइडिया वेदर he goes there or somewhere else. We have no idea whether he goes there or somewhere else. तो आप whether और का यूज आप चाहे या फिर की या के लिए यूज कर सकते हैं। अब है still, even now, still even now, अभी भी या आज। क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है? Does your brother still play? और एक रूल आप पहले ध्यान दे दे, still is used after the helping verb and just before the main verb, whereas even now he used either at the beginning of the end of the sentence. जो still है, आप जो still का यूज करते हैं ना, ये just helping verb के बाद और main verb के पहले आता है। ये आपको याद रखना है कि स्टील का यूज आप कब करिएगा, जब आपके सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसके जस्ट बाद और मेन वर्ब के जस्ट पहले, यानी कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आपको स्टील का यूज करना है। और इवन नाउ
इज जनरली यूज्ड एक्सप्रेस सरप्राइज और एम्फसाइज। जब आपके जोरदार वाक्य को यूज इवन नाउ का यूज आप करेंगे और सरप्राइज वाले सेंटेंस के लिए भी आप इवन नाउ का यूज करेंगे। जैसे क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि स्टिल का पहले तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं और यहाँ रूल में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही स्टिल लगाना है। तो गाइस आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो आगे लग गया। आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया वो फर्स्ट में हो गया। अब फर्स्ट के बाद आपका जो सब्जेक्ट रहता है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पे तो आप स्टिल का यूज नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बनाते पहले आप सब्जेक्ट लिखते, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते, उसके बाद मेन वर्ब लिखते, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप क्या लगाते, स्टिल लगाते, तब आपके जो मैच करता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डज का यूज़ पहले किया जाता है, इसलिए इसको हम लोगों ने डज के बाद नहीं लगाया, क्योंकि डज के बाद हम लोग का सब्जेक्ट लगता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टिल लगाया जस्ट मेन वर्ब के पहले। तो डज योर ब्रदर स्टिल प्ले, क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है। डज योर ब्रदर प्ले इवन नाउ, डज योर ब्रदर प्ले इवन नाउ, क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है। जोरदार वाक्य है ना, अभी भी खेलता है। वो आज भी मुझसे मिलता है, ही स्टिल मीट्स मी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, सिर्फ हम लोग का मेन वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब के पहले हम लोगों ने लगाया ही स्टिल मीट्स मी, वह आज भी मुझसे मिलता है। इवन नाउ, अब हम लोग जोरदार वाक्य बोल रहे हैं ना, वो अभी भी मुझसे मिलता है। ही मीट्स मी इवन नाउ, ही मीट्स मी इवन नाउ। या फिर आप ये इवन नाउ का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। इवन नाउ ही मीट्स मी, इवन नाउ ही मीट्स मी, आप दोनों में से कहीं भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टिल स्टडिंग। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल लगाया और मेन वर्ब के पहले लगाया। आई एम स्टिल स्टडिंग, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग इवन नाउ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इवन नाउ, या फिर इवन नाउ आई एम स्टडिंग। तो स्टिल और इवन नाउ का यूज जब आप अभी भी या आज भी सेंटेंस में करते हैं ना, तो उसमें आपको स्टिल या फिर इवन नाउ का आप यूज कर सकते हैं। स्टिल का यूज आपको कैसे करना, आपके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब के जस्ट पहले, ऐसे आपको स्टिल का यूज करना है। तो गाइस इसी के साथ मैंने आपको इंग्लिश में जितने भी कंजंक्शन होते हैं मैंने आपको सारे बता दिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, बहुत सारे मैंने कंजंक्शन बताए, बहुत सारे आपके दिमाग में थोड़े थोड़े कंफ्यूजन होंगे, तो आप दोबारा वीडियो को ऑन कीजिए, दोबारा उसे अच्छे से ध्यान देकर उसे सुनिए, देखिए आपको सब समझ में आने लगेगा। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो मैं जो अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास लेके आने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूँगी, मैं उसमें आपको बहुत सारे होमवर्क भी दूंगी, आपको समझ में आता जाएगा, आप वो होमवर्क को कर भी पाइए। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप